इस लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करेंगे, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन करेंगे मामूली सा। कंटेंट्स क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, कुछ सोर्सेज पढ़ेंगे हम इसके, ओवरऑल हाइड्रोकार्बन्स के सोर्स क्या होते हैं, यूज़ पढ़ेंगे हम, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, और इसके क्लासिफिकेशन को हम डिटेल से देखेंगे। पहली बात है, कुछ पीछे से उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हमने डेफिनेशन की थी तो हमने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें कोवलेंटली बॉन्ड कार्बन होता है, वो एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। उस वक्त आपको बताते हुए सिर्फ मैंने इतना कहा था कि हाइड्रोकार्बन सिर्फ वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स होते हैं, इसके अलावा कोई एटम नहीं होता। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हाइड्रोकार्बन्स को थोड़ा सा हम इससे थोड़ा सा डिटेल से टच करेंगे, लेकिन ओवरऑल हाइड्रोकार्बन्स को हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। पहले सिर्फ इतना बोला था, आज इनको इनकी थोड़ी सी आप समझे कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, कोई एक अब्बू है, उनके आगे जो औलाद है ना वो हमने देखनी है, बस उनके नाम ही पढ़ने हैं, उसको भी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना। हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन बुक से ही आपकी उठाइए। हाइड्रोकार्बन्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। कोई नई बात नहीं, अपनी बात है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली बात है कि ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेरेंट भी कहा जा सकता है। यानी कि ये जिस तरह अंबिया के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो तमाम इंसानियत के वालिद हैं, उन्हीं से सारी इंसान आगे इस दुनिया में। इसी तरह हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे बड़ा सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है, पेरेंट कंपाउंड है। और जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स आते हैं, जितने भी कंपाउंड्स स्टडी करते हैं, वो सब हाइड्रोकार्बन से ही निकले होते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का जद्दे अमजद है। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। जैसे जैसे बीच में कार्बन की अमाउंट डिफरेंट होती है, उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। कहीं पे जैसे आपने ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन पढ़ा था तो 4 कार्बन ही उसमें, लेकिन क्या थी, एक कार्बन की अगर आपने ब्रांच निकाल दी तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो गई हैं। लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो सेम रहती हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम होती है। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही आपस में बॉन्ड बनाना है। हाँ, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, कहीं पे ब्रांच निकल गई, ठीक है। स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस हो सकता है, तो उस वजह से इसकी सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे फर्क पड़ेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे फर्क नहीं पड़ेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? किसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की ताकत। मसलन वाटर है, उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, इसलिए वो जो पेयर होता है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, वो पेयर ऑक्सीजन अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन में ऐसा केस नहीं होता। उसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बिल्कुल सेंटर में ही होता है। दोनों ने उसको इक्वल फोर्स के साथ ही होल्ड किया होता है। इस वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाला कोई सीन नहीं होता। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री की बेसिक्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, या आपको आयन क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं कि मैं रिवाइज करूँ तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में आगे हमारे पास आता है जी सॉल्युबिलिटी। कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, वो नॉन पोलर होता है। इसलिए आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये क्या होते हैं, ये सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। वाटर पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए ये वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होंगे। वोलेटिलिटी की बात करते हैं। वोलेटिलिटी का वर्ड वोलेटाइल से निकला है। वोलेटाइल का मतलब होता है किसी चीज़ का हवा में तहलील हो जाना। जैसे नेल पॉलिश रिमूवर आपने देखा है, अगर उसका जो ढक्कन है वो ना रखा जाए उसके ऊपर, तो क्या होता है कि वो थोड़ी देर बाद उड़ने लग जाता है। पेट्रोल में भी ऐसी होता है, स्पिरिट में भी ऐसी होता है कि वो अगर उसको बंद ना किया जाए, उसकी सरफेस को क्लोज ना किया जाए, उसका लिड ना बॉटल का रखा जाए, तो क्या होता है कि वो स्पिरिट आहिस्ता आहिस्ता सारी हवा के अंदर उड़ जाती है। तो उसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। हाइड्रोकार्बन्स की वोलेटिलिटी डिपेंड करती है कि उसके अंदर कार्बन के कितने एटम्स हैं। अगर छोटा कंपाउंड होगा, यानी थोड़ी सी कार्बन होगी, उसमें 1 2 3 कार्बन से मिलकर बना होगा ज़्यादा, तो वो उतना ही वोलेटाइल होगा। और जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, जितने ज़्यादा कार्बन के एटम उसमें बढ़ते जाएंगे, बड़ी बड़ी चेन बनती जाएगी उसकी, तो उतना ही लेस वोलेटाइल होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर में भी वही सीन है जो वोलेटिलिटी के अंदर सीन है। जो छोटे लो मॉलिक्यूलर मास के का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन की अमाउंट थोड़ी है, वो क्या होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे। जिनकी मॉडरेट होगी वो लिक्विड फॉर्म में होंगे, ठीक है। और जो ज़्यादा बड़े बड़े कंपाउंड है वो सॉलिड की फॉर्म में आपको मिलेंगे। हाइड्रोकार्बन्स का सोर्स मेनली फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स की एक अगर मैं लेमैन डेफिनेशन करूँ तो वो होती है रेमिनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर बरीड अंडर द अर्थ्स क्रस्ट फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अर्थ की क्रस्ट में, मतलब डेथ के बाद वो अर्थ की क्रस्ट में कई सालों पड़े रहते हैं, जिसके बाद वहाँ पर डिकम्पोजिशन उनकी होती है और जो वहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स मेनली फॉसिल फ्यूल से ही हमें मिलते हैं। इनका यूज़ जनरल यूज़ में बता देती हूँ, कमर्शियल पर्पज़ के अंदर ये यूज़ होते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये कमर्शियल पर्पज़ के अंदर यूज़ होते हैं, मतलब इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। हम इनसे फ्यूल बनाते हैं। जैसे जो लिक्विड्स की बात की थी मैंने, कि जो मॉडरेट मॉलिक्यूलर मास के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो उनसे हम उसके ब्रेक डाउन करके, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम उससे अपनी पसंद के कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे ऑक्टेन है। पेट्रोलियम की बात की थी, पेट्रोलियम से प्रोडक्ट्स निकलती हैं। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, उन सबको हम अपनी यूज़ में कमर्शियल पर्पज़ में यूज़ करते हैं। किसी से हम प्लास्टिक बनाते हैं, कोई से फाइबर बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, फ्यूल के तौर पे यूज़ हो रहा है, जो हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर, कार्स के अंदर, एरोप्लेन्स के अंदर, प्लेन्स वगैरह के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ क्या है, कमर्शियल पर्पज़ में यूज़ होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को जनरली क्लासीफाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप उसको क्लासीफाई करो स्ट्रक्चर की बेस पर, कि इसका स्ट्रक्चर किस किस्म का है। जैसे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पढ़ा था कि उसका स्ट्रक्चर ओपन है या क्लोज है। हाइड्रोकार्बन्स को भी स्ट्रक्चर की बेस पर ऐसे ही क्लासीफाई करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ओपन चेन है या क्लोज चेन है।
सेकंड हाइड्रोकार्बन्स को क्लासीफाई करने का जो है ना तरीका वो है बॉन्ड की बेस पर करते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इस बेस पर हम हाइड्रोकार्बन्स को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन को स्ट्रक्चर की बेस पर कैसे क्लासीफाई करते हैं। स्ट्रक्चर की बेस पर वही चीज़ है जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करते हुए पढ़ी थी, ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब आपको पता है कि उसमें एक चेन बन रही है, फर्स्ट कार्बन और जो लास्ट कार्बन है, या आप कह लो कि टर्मिनल कार्बन है, वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होती, इस तरह वो एक ओपन चेन बना रही है। और ये फर्दर क्लासीफाई होती है कि स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन है। स्ट्रेट चेन है, ब्यूटेन की एग्जांपल आपके सामने है। इसमें बिल्कुल जो कार्बन है, 4 कार्बन है वो एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं, ठीक है, और उसके साथ हाइड्रोजन को पूरा किया, कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म के अंदर है। फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है। जबकि आइसोब्यूटेन आपको नजर आ रही है। आइसोब्यूटेन के अंदर क्या है कि सिर्फ एक कार्बन जो है ना उसके नीचे ब्रांच बना दी गई है। सेम कार्बन के अमाउंट भी सेम है, कार्बन के एटम्स भी सेम है, दोनों में 4 ही हैं, और हाइड्रोजन के एटम भी सेम है दोनों के अंदर, ठीक है। लेकिन क्या है, ये इसका आइसोमर बन गया। पहला जो स्ट्रेट चेन वाला था उसको नॉर्मल ब्यूटेन बोल दिया, और जिसमें ब्रांच निकाल दी उसको आइसोब्यूटेन बोल दिया। अब आप इस वीडियो को पॉज करें 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, और मुझे हेक्सेन का एन हेक्सेन और आइसो हेक्सेन बना के दिखाएं। हेक्सेन में 6 कार्बन होती हैं, उसकी मुझे स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन बना के दिखाएं। अच्छा जनाब, ये आपके पास हेक्सेन और आइसो हेक्सेन के फॉर्मूलाज स्ट्रक्चर्स आ गए हैं। जो उसको मैंने सर्कल किया हुआ है, ये एन हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन है। इसमें आप देखें 6 कार्बन हैं। आप अपने स्ट्रक्चर जो आपने ड्रॉ किया उसके साथ इसको मैच करें कि आपने इसमें हाइड्रोजन के अमाउंट साथ इतनी ही लिखी है, बिल्कुल आपका स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं। और बाकी जो आपको ये 4 स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं सारे आइसो हेक्सेन ही हैं। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है कि ये आपकी मर्जी कि आपने कौन से वाली कार्बन के साथ आपने ब्रांच निकालनी है, आपने सेकंड कार्बन के साथ निकालनी है, आपने थर्ड कार्बन के साथ ब्रांच निकालनी है। तो उन्होंने वो चेंज करके दिखाया, कभी पहले इस वाली कार्बन के साथ उन्होंने सेकंड का या थर्ड कार्बन के साथ उसने बना के दिखाई ब्रांच, और नेक्स्ट के अंदर उसने उसी के ऊपर 2 ब्रांचेस निकाल दी हैं यहाँ पर। तो आप इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर जिस तरह आपने बनाया इनमें से मैच करके देख लें, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं इसके, तो वो कोई मसला नहीं है। बस आपकी हाइड्रोजन के अमाउंट्स पूरी होनी चाहिए और कार्बन उसमें 6 की 6 होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े होते हैं कि वो एक साइकिल या एक रिंग या एक क्लोज सा स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, इसलिए हम उसको क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। 4 कार्बन वाला हमने पहले बनाया था, स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड हाइड्रोकार्बन बनाया था। तो इसके अंदर उन्हीं 4 को जो है ना आपको एक साइकिल की फॉर्म में दिखाया हुआ है, साइकिल की फॉर्म में दिखाया हुआ है। ये फर्स्ट कार्बन यहाँ पे है, सेकंड कार्बन ये है, थर्ड कार्बन यहाँ पे है, फोर्थ कार्बन यहाँ पर है। ये फर्स्ट कार्बन है आपकी, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, और फर्स्ट और फोर्थ कार्बन ये जो है आपस में जुड़नी है। अगर आपने इसको फर्स्ट बोलना है, इसको फोर्थ बोलना है, तो ये आपस में जुड़नी है, क्लोज स्ट्रक्चर बना रही है। हाइड्रोजन 7 पूरे कर दिए हैं। हाइड्रोजन पूरे करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये वाली कार्बन है, इसको आप देखें तो इसने यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया हुआ था इस कार्बन के साथ, और दूसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ था। इसके पास अभी 2 बॉन्ड की 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फारक पड़े हैं, इसके पास 2 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, इसलिए इसके साथ हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए हैं। इसी तरह आपने हर एक कार्बन के साथ उसके हाइड्रोजन पूरे करने हैं। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, उसकी वैलेंसी को आपने पूरा करना है। ये जो स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन में आपको पता है ऑल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड बने होते हैं, और हाइड्रोजन जो है ना उसके साथ उसने बना दिया है। बेंजीन के अंदर भी 6 कार्बन है, लेकिन जो पीछे आपने स्ट्रक्चर पढ़ा ये हेक्सेन है, इसमें 6 कार्बन हैं लेकिन सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है, इसलिए इसका नाम बदल गया है। तो आपने इस चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड आ रहे हैं, और पीछे जो आपने हेक्सेन पढ़ा उसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं था, सारे सिंगल बॉन्ड के साथ ही बनाए थे, और इसके अंदर हाइड्रोजन ऑफ कोर्स डिफरेंट हो जाएंगे फिर। अच्छा जी, अब आप अपनी वीडियो को पॉज करें थोड़ी देर के लिए, और साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, मुझे साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाएं। ठीक है जी, ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, ये देख लें। 6 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6, सिंगल बॉन्ड है सब में, और हाइड्रोजन 7 इसके पूरे कर दिए गए हैं। अब अपना स्ट्रक्चर के साथ मैच करें कि आपका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। इस एक कार्बन को देखें, इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया है, दूसरा बॉन्ड इस तरफ बनाया हुआ, तो इसके पास 2 बॉन्ड्स की स्पेस बची थी, इसलिए इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा दिए गए हैं। अब फाइनली हमारे पास एक नई टाइप है जो हमने नहीं, क्लासिफिकेशन का एक नई फॉर्म है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी थी। पीछे जो हमने क्लासिफिकेशन किया वो बिल्कुल सिमिलर वैसी थी जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थी, लेकिन ये वाली जो इसकी टाइप है ये डिफरेंट है, एक नई चीज़ है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी और बहुत मज़े की भी है। बॉन्ड के बेस पे जब हाइड्रोकार्बन्स की क्लासीफाई करते हैं तो 2 तरह इसकी 2 कैटेगरीज बनती हैं, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि उसके अंदर कार्बन की टेट्रावेलेंसी या उसकी जो 4 वेलेंसी है, उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वेलेंसी बिल्कुल सेटिस्फाइड है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए उसको सैचुरेटेड बोलते हैं। एस फॉर सिंगल बॉन्ड, एस फॉर सैचुरेटेड, एस फॉर सेटिस्फाइड वेलेंसी। आपने ये एस से याद रखना है। और इसके अंदर जो कैटेगरी आती है वो है अल्केन्स। मैंने आपको पहले बताया था कि हाइड्रोकार्बन बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई जल्दी अमजद है, तो आप समझे कि हाइड्रोकार्बन की जो सबसे बड़ा बेटा है ना हाइड्रोकार्बन का वो है अल्केन्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम उसको बोलेंगे कि अल्कीन फैमिली है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उसको बोलेंगे कि अल्काइन फैमिली है। अभी तक हमने डबल बॉन्ड वाली एक हाइड्रोकार्बन को पढ़ा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बेंजीन, इसमें डबल बॉन्ड आपने देखे हैं, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी फैमिली से, अल्कीन फैमिली से, और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ट्रिपल बॉन्ड अभी तक नहीं देखा, सिंगल बॉन्ड ही देखते आए हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी, ओके, ये चीज़ है ना बड़ी समझने वाली, बड़ी टेक्निकल सी, सिंपल सी है, बेसिक सी चीज़ है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। एक टर्म होती है प्रीफिक्स और एक टर्म होती है सुफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है कोई नाम है, ठीक है, उसका पहला हिस्सा उसको बोलेंगे प्रीफिक्स, और एक नाम है उसका दूसरा हिस्सा उसको बोलेंगे सुफिक्स। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पोर्शन आप उसको एस से याद रख लो, सुफिक्स, और पी फॉर
प्री या पोस्ट या पहला, ठीक है, प्री पहला पहला प्रीफिक्स। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से 3 नाम पढ़े हमने। इसके अंदर ALK जो वर्ड है ये इसके अंदर इसका प्रीफिक्स है, जबकि ANES इसका सुफिक्स है। अब ALK अल्कीन्स के अंदर ALK अगेन उसका प्रीफिक्स है और ENES उसकी सुफिक्स है। अल्काइन के अंदर ALK फिर से हमारा प्रीफिक्स है और YNES जो है वो क्या है, इसका सुफिक्स है। ये सुफिक्स क्यों बनाए गए हैं, सुफिक्स की बात क्यों की गई है? सुफिक्स की बात इसलिए की है कि आप सुफिक्स की बेस पर आप जज कर सकते हो कि कौन सा कंपाउंड किस फैमिली का मेंबर है, ठीक है। यहाँ देखें, ब्यूटेन हमने पहले पढ़ा था, उसके लास्ट पे ANE आता है। हमने जब ओपन चेन बनाई थी तो उसके अंदर ब्यूटेन की एग्जांपल पढ़ी थी, स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में। ब्यूटेन वर्ड के अंदर ANE लास्ट पे आ रहा है। ANE सुफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? ANE सुफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि ये अल्केन फैमिली का मेंबर है। जब हमने बेंजीन पढ़ी तो इसके लास्ट पे ENE आ रहा है, इसका सुफिक्स ENE है, तो ये कौन सी फैमिली का मेंबर हुआ? ये अल्कीन फैमिली का मेंबर है। जिसके एंड पे YNE आएगा वो अल्काइन फैमिली का मेंबर होगा। अब ये आपके सामने मैंने ब्यूटेन की ही फॉर्म्स लिखी हैं, यानी ब्यूट इसमें जो BUT है ना वो इसका प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स हमें बताता है कि कितनी कार्बन के एटम्स लगाने हैं। BUT का मतलब होता है कि 4, आपने 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनाना है, और एन का मतलब है कि ये अल्केन फैमिली का है। अल्केन फैमिली में पता है कि सैचुरेटेड होते हैं, इनकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड होती है और इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो आपने 4 कार्बन लगा देनी है, उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड लगा देना है और साथ में हाइड्रोजन आपने उसकी पूरी कर देनी है। सिंगल बॉन्ड कार्बन्स के दरमियान लगा देना है और हाइड्रोजन साइड पे पूरी कर देनी है। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो BUT से आपको पता है ये इसका प्रीफिक्स है, इसका मतलब है कि 4 कार्बन लगानी है, और ENE का मतलब है कि ये अल्कीन फैमिली का मेंबर है, और अल्कीन फैमिली अनसैचुरेटेड होता है और उसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। तो ये आपकी मर्जी है कि आपने फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगाना है, सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगाना है, थर्ड के साथ लगाना है, फोर्थ के साथ लगाना है, आपने कहाँ पे डबल बॉन्ड आपने किस पॉइंट पे लगाना है ये आपकी मर्जी है। लेकिन आपने इसी तरह 4 कार्बन लगाकर कार्बन में किसी एक कार्बन के साथ आपने डबल बॉन्ड बना देना है और बाद में उसकी हाइड्रोजन को आपने पूरी कर देना है। इसी तरह आपको ब्यूटाइन बोला जाएगा कि ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बनाए तो ब्यूटाइन में आपने 4 कार्बन्स लगाकर YNE रिप्रेजेंट करता है, अल्काइन फैमिली का मेंबर है। तो अल्काइन जो है अगेन अनसैचुरेटेड है, और लेकिन अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो आपने किसी एक कार्बन के साथ आप ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, जिसके बाद क्या होगा, आपने अपनी हाइड्रोजन को बाकियों में पूरा कर लेना है। इस तरह आप इस फैमिलीज़ को आप देखेंगे, इनमें थोड़ा सा ही फ़र्क है, बॉन्ड्स का फ़र्क है, नाम का थोड़ा सा फ़र्क है। जो प्रीफिक्स है वो आपको बताता है कि कितने कार्बन के एटम बीच में ऐड करने हैं, और जो सुफिक्स है वो आपको बताएगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड आना है या ट्रिपल बॉन्ड आना है। याद रखना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं आना। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है तो वो सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात हो रही है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात नहीं हो रही। अच्छा, एक बार पहले आप लोगों को आंसर शो कर देती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, ब्यूटाइन है ना, आपने ऐसे ही हेक्सेन और हेक्साइन बनाने हैं। हेक्सेन के आपको पता है 6 कार्बन के एटम्स होते हैं HEX के अंदर, तो आपने उसकी अल्केन भी बनानी है, अल्कीन वाली फॉर्म भी बनानी है और अल्काइन वाली फॉर्म भी बनानी है। पॉज करें थोड़ी देर और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, बाद में स्ट्रक्चर मैच कर लीजिएगा। ये है जी आपके पास हेक्सेन, हेक्सीन और हेक्साइन की फॉर्मूले, अपने स्ट्रक्चर इनके साथ मैच करें। कोई फर्क नहीं पता आपने डबल बॉन्ड कहाँ लगाया, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाया। इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ लगा दिया था तो इसलिए इन्होंने इसको 1 हेक्सीन लिख दिया। यहाँ पर भी उसने फर्स्ट कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो उसने उसको 1 हेक्साइन लिख दिया, बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। आप सेकंड वाले के साथ लगाएंगे आप तो आप 2 हेक्सीन लिख देना, आप थर्ड के साथ लगा रहे तो आप 3 हेक्सीन लिख देना, ठीक है। अभी इसमें ये डैश लगा कर फिर उसके बाद अब बारी आ गई आपके होमवर्क की। तो होमवर्क बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, आपने स्ट्रक्चर बनाना है पेंटीन का, आइसोपेंटीन का, नियोपेंटीन का, पेंटेन और अच्छा यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई है। आपने पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, पेंटीन और पेंटाइन का स्ट्रक्चर बनाना है, YNE अल्काइन फैमिली का स्ट्रक्चर बनाना है, प्रोपेन और प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाना है। इसके अलावा आपने एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें आपने प्रीफिक्स बनाने हैं। प्रीफिक्स लिखेंगे आप फर्स्ट कॉलम के अंदर, सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे कि वो प्रीफिक्स कितने कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने BUT प्रीफिक्स पढ़ा है, इसका मतलब होता है कि 4 कार्बन है, तो आपके उसके आगे आप 4 कार्बन लिखोगे कि BUT जो है वो 4 कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह आप जब वो टेबल ड्रॉ करोगे तो आपको चल जाएगा कि पेंटीन के अंदर आपने कौन सा कितने कार्बन डालने हैं और प्रोपेन के अंदर आपने कितने कार्बन डालने हैं, ठीक है। ये जो आपको प्रीफिक्स का टेबल है ना चैप्टर 11 के अंदर आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर ना उन्होंने पूरा अल्केन्स का दिया हुआ है, आपने उसके सुफिक्स को निकाल देना बीच में से। आपने सिर्फ देखना कि प्रीफिक्स क्या है और वो आपने प्रीफिक्स सारे लिख लेना है और उस प्रीफिक्स में कितनी कार्बन आती हैं आपने वो सेकंड कॉलम के अंदर लिख लेने हैं। ये आपका होमवर्क है। मैं इसको थोड़ी सी इसमें इसको सही कर दूँ ज़रा। पेंटाइन, PYNE, PENTYNE, पेंटाइन का स्ट्रक्चर बनाना है। पेंटीन यानी पेंटेन आप ऊपर ड्रॉ कर चुके होंगे, पेंटाइन का स्ट्रक्चर आपने बनाना है।